हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक, पंचायत सचिव और एमपीपीएससी या कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीके काम में आता है, उन सभी के लिए आपको जीके पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये जीके तैयार करना है क्योंकि जीके हर परीक्षा में मध्य प्रदेश के काम आता है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, नदी क्षिप्रा में विलीन हो जाती है तो कौन सी नदी क्षिप्रा में विलीन हो जाती है या फिर नदी क्षिप्रा में विलीन हो जाती है। तो ये कहिए कि क्षिप्रा नदी किस में विलीन हो जाती है, क्योंकि क्षिप्रा में तो कोई नदी विलीन नहीं होती है। और जो आपकी क्षिप्रा नदी है वो किस में विलीन होती है, यानी ये किसकी सहायक नदी है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चंबल की सहायक नदी है। नदी तमसा, जिसको तूआन भी बुलाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होती है। पिछले साल एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था और अधिकतर लोगों ने इसको गलत किया था। तो ये सतना जिले से निकलती है। इसको तमस नदी भी बोला जाता है, तमसा भी बोला जाता है, तमस नदी भी बोला जाता है और तूआन नदी भी बोला जाता है। जो आपके हर्षवर्धन के काल में हेनसंग आए थे, उन्होंने इस नदी का जिक्र अपनी पुस्तक में किया और इसको सबसे अच्छी नदियों में से एक बताया है। सतना जिले की मैहर के कैमूर पहाड़ियों से ये निकलती है और बाद में उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी में इसका समापन हो जाता है। स्वर्ण नदी का दूसरा नाम क्या है। तो स्वर्ण नदी का दूसरा नाम क्या है, सोन नदी, क्योंकि यहाँ से सोना निकलता है इसलिए इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर्ण नदी पर कौन सा सबसे बड़ा बांध बना है, तो बाणभट्ट के नाम से, जो हमारे गणितज्ञ थे बाणभट्ट, उनके नाम से बानाभट्ट बाना बांध बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव की पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है, नर्मदा नदी को। इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है, तो कौन सा है, सहस्त्रधारा। बाकी ये क्या है, चचाई बीहड़ नदी पर है और कोटी का पता नहीं, रेहान बीना नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है। वह पवित्र नदी जिस पर सिंहस्थ लगता है। तो क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको ज्वार कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और किस में मिलती हैं, अरब सागर में। क्योंकि हमने ये आपको इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिए हैं। किस नदी के संगम के द्वार मांधार झरने का गठन होता है। तो नर्मदा और ताप्ती, ये हमने ऊपर आपको पिछले सेशन में ही पढ़ा दिया था, हमने कहा था इम्पोर्टेंट है। और ये होशंगाबाद में बनता है ये झरना। सिंध चंबल सिंध बेतवा केन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और कौन सी नदी में समाहित होती हैं। तो ये सभी नदियाँ, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, जमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सिंध, चंबल, बेतवा, केन और भी नदियाँ हैं, सभी ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की ओर जाती हैं और जमुना की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। कौन सी नदी राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्से की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी नर्मदा और ताप्ती नदी है इसका आंसर। ये पूरा आप डीप में पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है।
तो जमुना प्रपात को कहा जाता है। वहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं, ये पहली बात तो पचमढ़ी में है, इसको बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं वहाँ पर इसका पानी उनको चुभता है और एक चुभन सी या खुजली टाइप की चलती है। मेकल्स में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो मेकल श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम है नर्मदा और सोन। ये एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न होती हैं। एक ही पर्वत से उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक छत्तीसगढ़ की तरफ जाती है और एक क्या होता है, गुजरात की तरफ निकल जाती है। मालवा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो मालवा में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियाँ हैं, चंबल, माही, छिप्रा, बेतवा और पार्वती। ये सभी मालवा यानी मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, मालवा का पठार, रीवा का पठार और उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है उसको इस प्रकार से 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें से मालवा में प्रवाहित होने वाली ये नदियां हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़े को चुनिए। अप्सरा और पचमढ़ी। अप्सरा फॉल्स यानी अप्सरा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जलप्रपात, वो कहाँ पर है, पचमढ़ी में। तो यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है। तो कंचन घाट किस नदी पर स्थित है, बेतवा में। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये बेतवा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है, तो कौन सा शहर है, उज्जैन। इंदौर नदियों की संगम की जगह है। तो यानी इंदौर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, इसका ये होना चाहिए प्रश्न। तो इंदौर के समीप, देखिए इंदौर के पास कौन सी नदी निकलती है, खान और सरस्वती नदी। अब आप ये मत सोचिएगा कि वो बड़ी वाली सरस्वती नदी, वो नहीं, ये एक छोटी नदी है जिसको सरस्वती और खान नदी यानी कान्हन नदी भी बोला जाता है। तो उनके संगम पर इंदौर बसा हुआ है। जो इंदौर में पीने का पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सरस्वती और खान नदी से ही मिलता है। कितनी नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य में उत्पन्न होती हैं। तो इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। जितनी अधिक से अधिक हो उतनी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नदियाँ। काली सिंध नदी किस जिले से बहती है। तो काली सिंध नदी किस जिले से होकर बहती है, यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सही, तो आप इसको नीचे वाले को डीप में पढ़ लीजिएगा। बीना और धासन किसकी सहायक नदियां हैं। तो बीना और धासन किसकी सहायक नदियां हैं, बेतवा की। अगला प्रश्न है हमारा, चंबल नदी किसमें गिरती है। तो चंबल नदी किसमें गिरती है, जमुना नदी में। चंबल नदी किसकी सहायक नदी कही जाती है, जमुना नदी की सहायक नदी कही जाती है। वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो कौन सी नदी कहलाती है, जामनी नदी। जामनी नदी भी क्या है, चंबल की सहायक नदी है। और वैसे अगर जामनी ना आए तो कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है, चंबल नदी। चंबल नदी केवल 2 जिलों भिंड और मुरैना से सीमा का निर्धारण करती है। जामनी अधिक जिलों से इसका निर्धारण करती है। तो यानी दोनों नदियां आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा का निर्धारण करती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए नदी द्वीप क्या होता है, जहाँ तीनों तरफ से या चारों तरफ से कहा जाए जो पानी से घिरा हुआ होता है उसे नदी द्वीप कहा जाता है। तो जो खंडवा है, खंडवा का ओमकारेश्वर नदी द्वीप कहलाता है। यहाँ पर ऐसे है, हम आपको बताते हैं, ये एक टापू हो गया, यहाँ से पूरे ये 3 तरफ से घूमकर नर्मदा ऐसे निकल जाती है। सिर्फ इतनी सी जगह बसती है। और यहाँ पर जो इसका ये है, इसका यहाँ से इसमें कावेरी नदी, जो बड़ी कावेरी नहीं,
जैसे कावेरी नदी आप समझ रहे हैं, वो कावेरी नहीं, ये छोटी वाली कावेरी है, यहाँ से इसमें घूम के मिल जाती है, तो ये तीनों तरफ से गिर जाता है नदियों से। तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है, जो खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महादेव मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, और अब तो सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति है वो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, जो भारत की बड़ी मूर्तियों में से एक गिनी जाती है। यहाँ सिद्धनाथ का मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल भी हैं। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? मांधाता, और देश के दशाम ज्योतिर्लिंगों में से इसकी गणना की जाती है। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सक्रिय घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जाता है। तो हमने बंदर कूदनी के बारे में आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ये जबलपुर में स्थित है। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो महेश्वर से कौन सी महत्वपूर्ण नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा नदी कहलाएगी। उसके बाद दूसरी चंबल नदी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसके बारे में हम ऊपर वाले आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। चंबल नदी है, इसका पूरा डीप में भी पढ़ा चुके हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा पुल है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में तवा नदी पर स्थित है। इसको तवा पुल भी बोला जाता है। और इसके बाद अब चूँकि ये तो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन अब एक नया पुल बना है मध्य प्रदेश में, जो शिवपुरी में बना है और जो सिंध नदी पर बना है। इसको काउंट कर लीजिए, ये करंट अफेयर की बात है। तो जो शिवपुरी में नया पुल बना है वो सिंध नदी पर बना है। अब वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल होगा, और ये दूसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पुल होगा। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? तो सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा की सहायक नदियों में से एक गिनी जाती हैं। खान और गंभीर नदियां किसकी सहायक नदियों में से गिनी जाती हैं? तो जो खान और गंभीर किसकी सहायक नदियों में से गिनी जाती हैं? ये क्षिप्रा की सहायक नदियों में से गिनी जाती हैं। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो लश्कर के जो सीमा बनाती हैं, जो मैदान है उसकी सीमा कौन सी बनाती हैं? यमुना और चंबल नदियां। तो इनके द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वो ही इस मैदान का निर्माण करती हैं। माही एक नदी है जो बहती है, किस में बहती है? माही किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर। कुछ क्वेश्चन हम आपको स्किप करते पढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है वो प्रश्न पढ़ें, क्योंकि हमें वही प्रश्न देखना है जो बिल्कुल नए होने चाहिए। पेंच एक नदी है जो नदी से जुड़ती है। जो कौन सी नदी से जुड़ती है? पेंच नदी किस में मिलती है? देखिए, पेंच अभ्यारण्य का नाम पेंच अभ्यारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि पेंच नदी के जो नदी है उसमें से बहती है। देखिए, जो पेंच अभ्यारण्य है ये पूरा अभ्यारण्य है, तो जो पेंच नदी है वो उसके बीच में से होकर बहती है, तो इसीलिए उस नदी के बहने के कारण उसको पेंच अभ्यारण्य नाम दिया गया। और पेंच किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती? तो गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? छिंदवाड़ा की ओर। बाकी ये तीनों की ओर बढ़ती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रानी अवंती बाई लोधी सागर नदी क्षेत्र में स्थित है। तो रानी अवंती बाई जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी वो बांध बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मध्य प्रदेश के रामगढ़ की वीरांगना थी। उन्हीं के नाम पर जबलपुर के निकट बारंगी गांव
में नर्मदा नदी के तट पर रानी अवंतीबाई लोधी सागर यानी कि बांध बनाया गया, जो जबलपुर, मंडला और सिवनी की संयुक्त परियोजना भी कहलाता है। ये उत्तर प्रदेश के साथ हमारी संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश को हम इसका एक हिस्सा बिजली देते हैं। तो रानी अवंतीबाई लोधी जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो हमने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई है कि जो लेडीज़ के नाम से जो बांध हो उसको लेडीज़ नदी पर यानी नर्मदा नदी पर टिक कर दीजिए, और जो जेंट्स के नाम से बांध हो उसको चंबल पर, यानी चंबल एक पुरुष है तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ट्रिक। कछुओं की दुर्बल प्रजातियां किस नदी में पाई जाती हैं? तो कछुओं की दुर्बल प्रजातियां जो देखिए वर्टिकल लेजर में यानी कि विश्व स्तर पर जो जीव समाप्त हो चुके हैं वो केवल हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वो सोन नदी में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कछुओं की प्रजाति घड़ियाल और कछुओं की प्रजाति हैं जो हमारे केवल मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। 327 आज भी अस्तित्व में हैं, तो वो केवल हमारे मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। चंबल, जामनी और कुंवारी इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। तो कौन सी नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है? गंगा नदी के। कुछ क्वेश्चन बीच में हम छोड़ दिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेतवा नदी के किनारे ओरछा बसा हुआ है। सोन नदी किस बेसिन में बहती है? तो सोन नदी किस बेसिन में बहती है? गंगा बेसिन में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सोन नदी है वो किस में प्रवाहित होती है? गंगा में प्रवाहित होती है, तो इसको गंगा बेसिन में बोला जाएगा। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, हलाली जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? उसे पहले क्या कहा जाता था? तो हलाली जलाशय जो है आपका थाल जो नदी है उस पर बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हलाली योजना है वो हलाली नदी पर बनी हुई, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये बेतवा की सहायक नदी, इसको कुछ किताबों में बेतवा भी पढ़ा जाता है और कुछ किताबों में इसको हलाली नदी भी पढ़ा जाता है। तो जो हलाली नदी है वो बेतवा की सहायक नदी है, उस पर ये हलाली डैम बना हुआ है, जिसे सरकार द्वारा सम्राट अशोक परियोजना कहा जाता है। तो हलाली परियोजना का जो नाम है सम्राट अशोक परियोजना है। हलाली का मतलब है खून की नदी। जब हमारे देश में कभी युद्ध हुआ होगा उस समय ये नदी पूरी खून की, यानी इसमें पूरे मतलब खून बह के आया होगा, तो जो इसका पानी होगा वो लाल रंग का हो गया होगा, तो इसीलिए इसे हलाली नदी कहा गया। हलाली नदी का एक और नाम भी है बाणगंगा, तथा इसे बाणगंगा, अगर मध्य प्रदेश की बाणगंगा पूछा जाए तो हलाली पर आपको टिक करना होगा। इस योजना को, जो हलाली परियोजना है, इसे थाल परियोजना भी कहा जाता है। किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना में मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है, और पुराणों में बेतवा नदी को वेत्रावती नदी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो मान नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। ये वाला क्वेश्चन अगली बार MPPSC में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है, ESB इसको पूछ सकता है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, वो पैटर्न क्या है? तो क्या है ये पैटर्न? ये एक दरार घाटी के माध्यम से होकर गुजरती है, जैसे कि हमने आपको बताया था ना बंदर कूदनी। यहाँ पर दोनों साइड से मजबूत पत्थरों के बीच में से, यानी पत्थरों को काटकर नर्मदा नदी बहती है, तो इसीलिए इसको दरार घाटी बोला जाता है। या फिर जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है नर्मदा नदी, इस प्रकार से भी बोला जाएगा। इंद्रावती की घाटी में है, यानी इंद्रावती, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है।
जो इंद्रावती में चंबल, बेतवा और ताप्ती प्रमुख नदियाँ मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश की इन प्रमुख नदियों में से जो है इंद्रावती अकेली अलग है और ये कहाँ पे बहती है आपकी छत्तीसगढ़। ये बाकी 3 नदियाँ जो है आपकी मध्य प्रदेश में बहती हैं और गोदावरी भी आपकी कहाँ पर बहती है, ये शायद कर्नाटक में बहती है। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? तो बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? ये सतना नाम की नदी ही बहती है। उसके नाम पर ही शहर का नाम सतना पड़ा। सोनेर नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी। एक हमने ऊपर आपको बासन नदी का क्वेश्चन दिखाया था, वो भी नर्मदा की ही सहायक नदी है। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से ये आप देख सकेंगे, इसमें से 19 सहायक नदियां दाएं तट से मिलती हैं और 22 सहायक नदियां दाएं तट से मिलती हैं। तो कुल मिलाकर 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 39 सहायक नदियां 39 सहायक नदियाँ नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में ही मिल जाती हैं। केवल 2 सहायक नदियाँ हैं जो गुजरात में जाकर मिलती हैं, जिसमें से सोनेर भी नर्मदा की एक सहायक नदी है जो आपकी गुजरात में जाकर मिलती है। और जो आपकी एक और नदी है, इसमें से 2-3 नदियां हैं जो बाकी अदर स्टेट में जाकर मिलती हैं। बाकी सभी नदियां हैं, 2 नदियों के अलावा बाकी सभी मध्य प्रदेश में ही मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं वो कितनी हैं, 41, और जो दाएं तट से मिलती हैं वो 19 सहायक नदियां हैं और जो बाएं तट से मिलती हैं वो 22 सहायक नदियां हैं। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो पचमढ़ी में परी फॉल्स को ही अप्सरा फॉल्स कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में। छतरपुर जिले में 2 नदियां हैं, तो छतरपुर जिले में कौन सी 2 प्रमुख नदियां बहती हैं? केन और खादर। जो केन नदी है, केन नदी कौन से पेंच अभयारण्य से होकर गुजरती है? और जो जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, केन नदी वहाँ से गुजरती है। और आपको पता है पेंच एक अभयारण्य भी है, उस अभयारण्य में ही केन नदी बहती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि छतरपुर जिले का जो अभयारण्य है, छतरपुर अभयारण्य, उसमें भी केन नदी बहती है। तो ये आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। और इसमें जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसमें भी केन नदी बहती है, जो पेंच की सहायक नदियों में से एक है। ये आगे चलकर जमुना नदी में मिल जाती है। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध खजुराहों के दक्षिण समूह का प्रमुख मंदिर इस नदी के किनारे स्थित है। तो केन नदी, और ये इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलने वाली केन नदी पन्ना और छतरपुर जिले की सरहद बनाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि केन नदी किन 2 जिलों की सरहद को बनाती है? तो पन्ना और छतरपुर को बनाती है। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो पढ़ाई जा रही सीरीज है वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।